हम लोग का टॉपिक चल रहा है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आप लोग एटॉमिक रेडियस, है ना, और एटॉमिक रेडियस के बदले कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं ये आप पढ़ चुके, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस के बदले में कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है उसको डिटरमाइन करना मुश्किल है ना। एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग कौन कौन सा रेडियस यूज करते हैं? कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस, ये चार यूज करते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगला देखेंगे, अगला प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइज होने के लिए, और एंथैल्पी का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? एंथैल्पी का मतलब नहीं समझ रहे हैं? एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चेंज। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चेंज, इसका मतलब होता है एनर्जी चेंज। बहुत जगह पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो एनर्जी और एंथैल्पी का मीनिंग सेम है, सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी चेंज हो रहा है, उसको एंथैल्पी बोलते हैं। ये चेंजिंग स्टेट को दिखाता है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी में चेंज हो रहा है, और एनर्जी अगर सिर्फ बोलते हैं तो ऐसे ही एनर्जी, है ना। तो देखिए समझ लीजिए, पहले आप जानते हैं एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसके बीच में एक तो फोर्स लगता है ना, क्योंकि ये प्रोटॉन है ना, यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होते हैं? घूमते हैं और बंधे हुए रहते हैं, घूमते हैं और बंधे हुए रहते हैं। हमें क्या करना है? इसको आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हम लोग सबसे बाहरी कक्षा से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? सबसे बाहरी कक्षा से। अगर कोई न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन लिख रहे हैं, मतलब पी लिख रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसमें पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहाँ से? सबसे बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालते हैं? क्योंकि सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर में जो पहले मिलेगा, इसको हटाएंगे तब ना अंदर पहुंचेंगे। अब डायरेक्टली बोलिएगा कि इसको अंदर वाला को निकालेंगे, कैसे निकालिएगा अंदर वाला? जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो अंदर वाला निकलेगा, कि डायरेक्टली अंदर वाला निकाल लीजिएगा? पहले बाहर वाला निकालिएगा। दूसरा समझिए कि जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सबसे कमजोर बल से बंधे हुए होते हैं न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है ना। न्यूक्लियस के साथ में सबसे कमजोर बल से बंधे हुए होते हैं। सबसे कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, ये इसका अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन में जो है वो एनर्जी कम लगता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले वही निकलता है। जैसे ही हम निकालेंगे कैसे? एनर्जी देंगे, तो जैसे ही एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब समझिए इसको, द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब वह एनर्जी जो रिक्वायर होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, समझिएगा यहाँ पर, फ्रॉम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग किया हुआ, अलग, गैसियस एटम, गैसियस एटम से निकालेंगे, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। मतलब जो एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम से जो आइसोलेटेड होगा और गैसियस होगा। गैसियस स्टेट में एटम आइसोलेटेड होते हैं, गैसियस स्टेट में ही एटम क्या होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग रहना। देखिए सॉलिड स्टेट में होगा तो एक दूसरे से चिपका हुआ होगा, लिक्विड स्टेट में होगा तो एक दूसरे के पास पास होगा। आइसोलेटेड तभी होगा जब वो गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं या फिर गैस के जो एटम होते हैं कमेंट, वो दूर दूर रहना चाहते हैं दूसरे से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज करने के लिए पहले गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में आयोनाइज करना आसान होता है, ठीक है ना। इसलिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है
कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस। आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन। ठीक है ना? न्यूक्लियस होता है, बीच में तो न्यूक्लियस होता है ना। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग सेल होते हैं, कक्षाएं होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में क्या है? एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये फोर्स से बंधा हुआ है। हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी आयनाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अरे समझ में? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी और एनर्जी लगभग मिलता जुलता चीज, लगभग क्या, वही मीनिंग ही है। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी में चेंज। इसका तो अपना कुछ एनर्जी है ना, हम एनर्जी देकर उसका एनर्जी चेंज कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है अपनी कक्षा से। ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। एनर्जी चेंज को क्या बोला जाता है? इंथैल्पी बोला जाता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ भेजना है? इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव में भेजना है। इन्फिनिटिव मतलब अनंत। एटम के लिए अनंत कितना दूरी पर होगा? किसी भी एटम के लिए अनंत कितना होगा? अरे छोटा सा दूरी होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यही है कि नहीं? जनरली 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ले जाओगे तो वो अनंत हो गया उसके लिए। हाँ, क्योंकि अब वहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं खींच पाएगा ना, है ना? बहुत छोटा होता है। उतना छोटा पार्टिकल के लिए अनंत का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत छोटा होगा ना। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को निकाल करके 2 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर आप ले जाइए, अब अनंत में चला गया। आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन वापस जा नहीं पाएगा, आयनाइज हो गया। क्या हो गया? आयनाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन को खो करके वो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, आयनाइज हो जाएगा। क्लियर है? अब यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका यूनिट क्या होगा? ठीक है ना? यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी बोल लीजिए, किलो जूल पर मोल में बताते हैं। किलो जूल पर मोल किसमें बताते हैं? किलो जूल पर मोल में, और या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं। किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक एटम के लिए नहीं बताते हैं, एक मोल ऑफ एटम के लिए बताते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटा चीज है ना। एक मोल में से प्रत्येक एटम से क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किलो जूल पर मोल। जितने किलो जूल लगेगी उसको किलो जूल पर मोल बोलेंगे। तो या तो किलो जूल पर मोल में बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलिए। अब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए ना, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 96.49 किलो जूल, 96.49 किलो जूल होता है। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 96.49 किलो जूल। कहीं कहीं पर आपको 96.5 भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 96.5 हाँ राउंड करके हाँ 96.5 कर देता है। ठीक है? अब समझना है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो किसी भी एटम को जब हम आयनाइज करते हैं तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर एनर्जी लगेगा, है ना, वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर थर्ड को निकालने के लिए लगेगा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर कक्षाएं हैं। ठीक है ना? कक्षाएं हैं। मान लेते हैं कि इसमें अभी फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो पहले कोई एक को निकालेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे वो IE1 होगा। क्या होगा? IE1 होगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 से दिखाएंगे इसको। जब इसको निकाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा,
फिर हमें इसको भी निकालना है, तो ये कहलाएगा IE2, ठीक है ना। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर है। अब ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब इसको भी निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, IE1 हुआ, IE2 हुआ। अगर तीसरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, IE3 हो जाएगा। इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है। अब इनमें क्या अंतर पड़ेगा, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कम एनर्जी लगता है, सेकेंड में ज्यादा लगता है, थर्ड में ज्यादा लगता है। तो आपको ऐसे मिलेगा IE1 ग्रेटर होता है IE2 और इससे बड़ा होता है IE3। ऐसा क्यों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ते क्यों जाता है? एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो बढ़ क्यों गया, बताइए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालें कम एनर्जी लगा, दूसरा निकालें और थोड़ा ज़्यादा लगा, तीसरा निकालें और थोड़ा ज़्यादा लगा। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है कि प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ पे है ना, न्यूक्लियर चार्ज कुछ तो वैल्यू है इसका, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर Z है, मतलब एटॉमिक नंबर है, इसमें प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 था, और अंदर में कितना होता है, 2 है ये, ठीक है। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 12 है टोटल, 2 8 10 12 है। अब ये जो Z है, Z जो है 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर। कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 12। तो 12 एनर्जी को, 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और उसमें जो एनर्जी लगा रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी उतना ही एनर्जी इसके पास रहेगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो इसमें जो एनर्जी लग रहा था वो एनर्जी इसमें आ जाएगा। अब थोड़ा और मजबूती से चिपक जाएगा, ये और मजबूती से बन जाएगा कि नहीं। पहले जिस एनर्जी मान लेते हैं, 1 मिनट मान लेते हैं कि 10 पॉइंट एनर्जी लगा रहा था, सबसे बाहर में कितना पॉइंट लगा रहा था, 10 पॉइंट एनर्जी लगा रहा था, और दोनों को बांधा हुआ था। 10 पॉइंट एनर्जी में दोनों को बांधा हुआ था, तो दोनों 5-5 पॉइंट ले रहा था, मान लेते हैं 5-5 पॉइंट ले रहा था। अब क्या होगा कि एक हमने निकाल दिया, तो ये जो 10 पॉइंट एनर्जी है वो सिर्फ इसमें लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हटाने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा ही क्रम चलेगा आगे के लिए भी, ठीक है ना। एक कारण तो ये हो गया अगर सेम कक्षा में है तो। दूसरा बात है कि जब दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब ज्यादा क्यों लगती है, तो पहला कक्षा थोड़ा डिस्टेंस में है, तो इसमें जो खिंचाव जो पड़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है। जैसे हम दूसरा कक्षा में आएंगे ये थोड़ा सामने हो गया तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और निचले कक्षा में आएंगे तो और ज्यादा लगेगा। तो न्यूक्लियस के सामने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और उससे हमें निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक ना। तो यही कारण है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड वाली होती है, उससे ज्यादा थर्ड वाली होती है, और इसका यही क्रम चलता रहता है। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, वो कितना फोर्स से बंधा हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे, नहीं समझे। देखिए इसको मिटा देते हैं ना, मिटा दें इसको। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है ना, और ये एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक फोर्स से बंधा हुआ है ना, ये अट्रैक्ट इसको खींच रहा है और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, बोलिए। आप लोग ये 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे। कोई ऑब्जेक्ट धरती पर रखी हुई है तो धरती उस पर कितना बल लगा रही है, कैसे निकालते हैं आप? उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप? हाँ, F इक्वल टू क्या लगाते हैं, G m1 इंटू m2 बाय r लगाते हैं ना। सिमिलरली इसी तरह का फॉर्मूला इसके लिए भी यूज होगा, सिर्फ m के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जो न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन बांधा हुआ है ना, उसका जो फोर्स होगा वो इस प्रकार से होगा, F इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे K लग जाएगा कांस्टेंट में, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय D स्क्वायर, ठीक है ना। इनके बीच का दूरी को बोलेंगे D का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका चार्ज Q1 Q2 किसी का भी ले लीजिए, 1 2 कोई दिक्कत नहीं है।
और ये कांस्टेंट होता है इन दोनों का, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का, मतलब न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू दिया रहेगा के कांस्टेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग फोर्स निकालेंगे। डिस्टेंस भी आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहता है। कौन सा फोर्स के साथ? F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर, इस फोर्स के साथ बंधा हुआ रहता है। और हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? इरेज करें कि नहीं? कर देते हैं इरेज। अब इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किससे? गैसियस स्टेट में, किसी एटम के गैसियस स्टेट से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैसियस स्टेट से, किसी एटम का गैसियस स्टेट से, उसको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। और इसको कैसे दिखाते हैं तो बता चुके हैं आपको, IE1 से दिखाते हैं, IE2 से दिखाते हैं, IE3 से दिखाते हैं, ऐसे ही चलते रहता है। तो उसको फिर से समझा दें। सबसे बाहरी कक्षा से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, IE1 होगा। फिर अगर उसी कक्षा से निकालेंगे तो भी वो IE2 होगा। फिर अगला कक्षा जाएंगे, IE3 होगा। फिर अगला कक्षा जाएंगे। इस तरह से जरूरत पड़ता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं, कैसे भी जाइए, या तो एक ही कक्षा से एक एक करके निकालिए सब, उसके बाद जाहिर सी बात है कि सब निकाल लीजिएगा तब ना अगला कक्षा में जाइएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप एक ही कक्षा से निकाल रहे हैं कि अगला कक्षा में जा रहे हैं। हाँ, आप गैसियस स्टेट का जिक्र क्यों हो रहा है इसका जवाब हम दिए हैं, लेकिन आप आए नहीं थे। इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं ना आइसोलेटेड एटम से निकालते हैं। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम से हम लोग निकालते हैं, है ना। अकेला एटम से निकालते हैं क्योंकि जब ग्रुप में रहता है, ग्रुप में रहेगा तो हम जो एनर्जी देंगे वो सारा एटम एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे नहीं। इसके लिए एटम का आइसोलेटेड होना जरूरी है, अलग होना जरूरी है। और अलग तभी होता है जब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, क्योंकि गैस के जो एटम होते हैं वो दूर दूर रहना चाहते हैं, दूर से सामने आएंगे नहीं ना, दूर दूर रहेंगे। गैसियस क्या होता है? एटम दूर दूर हो जाते हैं, या फिर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल भी दूर दूर हो जाते हैं। तो हमें गैसियस एटम से निकालना होता है। अगर सॉलिड स्टेट में निकालना चाहेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड में सारा एटम चिपका हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में है और इस प्रकार से एटम चिपके हुए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एटम क्या है? चिपके हुए हैं। सॉलिड स्टेट में तो चिपका हुआ ही ना रहता है। तो आपको बोलेंगे हम कि ई वाला एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तब कैसे निकालिएगा? बोलिए, निकल पाइएगा? नहीं निकल पाइएगा। क्यों? क्योंकि ये एटम से बंधा हुआ है, इसको अलग करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। उसमें क्या हो जाएगा कि एटम दूर दूर चला जाएगा। अब दूर दूर चला जाएगा तो इसको अकेले पा करके दे देना था, मतलब अकेले पा करके इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दें, है कि नहीं। तो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी आप उसको आयोनाइज कर पाएंगे, है ना। तभी आप उसको क्या कर पाएंगे? आयोनाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। इरेज करें। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन सा फैक्टर यानी कि कारक गवर्न करता है, मतलब प्रभावित करता है ना, प्रभावित करता है। कौन कौन फैक्टर्स से प्रभावित होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा, पहले बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हम एनर्जी प्लस करेंगे, उसमें एनर्जी हम ऐड करेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमें एनर्जी देना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला है हम लोग का, सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? साइज ऑफ एटम और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में क्या रिलेशन है?
हमें बड़ा एटम में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आयनाइज करने के लिए कि छोटा एटम में? हाँ, छोटा वाला में क्या होता है? हाँ, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो छोटा वाला में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बड़ा एटम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो एनर्जी किसमें देना पड़ेगा ज्यादा? छोटा वाला में। समझा शिवम बाबू? किसमें ज्यादा देना पड़ेगा? छोटा वाला में। चलिए इसको लिख लीजिए। एटॉमिक साइज जब बढ़ता है, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। बड़ा एटम में कम एनर्जी लगेगा, छोटा एटम में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IE, है ना। IE जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, एटॉमिक साइज का, है ना। या फिर साइज ऑफ एटम लिख दीजिए, साइज ऑफ एटम, ये बता दीजिए, ठीक है ना। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। कोई डाउट बाबू किसी को किसी तरह का नहीं आ रहा है दिमाग में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलिएगा। किसका नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है, बोलो ना। समझ में ही नहीं आया? अच्छा, कितना आसान है समझना। एक छोटा एटम लेते हैं, इसका भी न्यूक्लियस है, एक बड़ा एटम लेते हैं, इसका भी न्यूक्लियस है, ठीक है। छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन इसका सामने रहेगा, बड़ा एटम है तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा। सामने रहेगा तो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, दूर में रहेगा तो एक दूसरे को कम फोर्स से खींचेगा। तो एनर्जी जब इसको निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, तो किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? ये ज्यादा जोर से खींचा हुआ है ना, सामने है तो ज्यादा अधिक फोर्स से खींचा हुआ है, इसमें अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। ये दूर में है तो कम फोर्स से खींचा हुआ है, कम एनर्जी देना पड़ेगा। एकदम तो सीधा साधा है तो है। अब ये रिलेशन लिखा हुआ मैथमेटिकल भाषा में, मैथमेटिकल नहीं बल्कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में, कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम का मतलब, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। साइज को आप घटाइए, आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? साइज को बढ़ा दीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल है। तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। मिटा दे इसको। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि IE जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z का, न्यूक्लियर चार्ज का। Z का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको समझ लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज Z का बढ़ना मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी से खींचेगा ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। कम प्रोटॉन कम फोर्स, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा फोर्स। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।